आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति सज्जनगढ़। पंचायत समिति सज्जनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य जोरजी भाई कटारा ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि क्षेत्र में जो भी विकास कार्य वंचित है उसे प्राथमिकता देना मेरा उद्देश्य रहेगा। वे साथ ही सामाजिक बुराइयों को दूर करना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य जोरजी भाई कटारा के अपने क्षेत्र में विकास कार्य के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पाली छोटी के अंदर। यहाँ से जिला परिषद सदस्य चुने गए हैं जोरजी भाई कटारा। उनसे बातचीत करते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या हैं, चुनाव से पहले उन्होंने क्या वादे किए और जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया है, अब आगे वो क्या करवाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, क्या ऐसी समस्या है, क्या एजेंडे हैं। तो खास बातचीत जोरजी भाई कटारा से। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको इस पद के लिए। थैंक यू। तो सर पूर्व परिचय बताइए अपना पूरा नाम। जैसे मैं 3rd ग्रेड टीचर से शुरुआत की थी। जी 26/2/75 से फर्स्ट पोस्टिंग थी। जी उस समय मैंने खाली उसमें शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, खाली हायर सेकेंडरी की STC की थी। उसके बाद में फिर मैंने आगे अपने हिसाब से साथियों को देखे, स्वयं लोगों को देख कर कई ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जी क्योंकि हमें ST के लोगों का रास्ता बहुत कम बताया जाता था। बिल्कुल। उस समय की बात 1975 की बात करें, वो तो बहुत एक स्ट्रगल किया उस टाइम हाँ, सर। तो फिर धीरे धीरे मैंने BA किया, B.Ed किया, MA किया। जी उसके बाद में फिर मेरा 2nd ग्रेड में प्रमोशन हुआ। जी फिर मैं मिडिल स्कूल हेडमास्टर बना, जी। फिर हॉस्टल वार्डन जी। रहा। उसके बाद में मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं लेक्चरर बना, जी। हिंदी के व्याख्याता बना। जी बांसवाड़ा के पास में नवागांव करके एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ की। उसके बाद में मैं कुशलगढ़ आया, वापस ट्रांसफ़र हुआ। जी और कुशलगढ़ से फिर मेरा प्रमोशन हुआ और मैं लोक शिक्षा अधिकारी कुशलगढ़ में जी उस पद से स्टार्ट हुआ। कुल मिला के हमेशा शिक्षा से जुड़ा हुआ रहा सर। हाँ जी। तो आप 1975 से रेगुलर शिक्षा से हमेशा जुड़े रहे, वर्तमान में आप राजनीति में देख क्या मानते हो, राजनीति को किस रूप में देखते हैं आप? देखो साहब, ऐसा है कि राजनीति को शिक्षा और राजनीति में बहुत फर्क है। जी शिक्षा और राजनीति बहुत फर्क है, लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद में मेरा यही मानस बना था जी कि मैं राजनीति में जाऊंगा जी और लोगों की सेवा करूंगा। मेरा और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। और यहाँ के जो लोग हैं, जी। हमारे ST के लोग हैं या कस्बों में रहते हैं स्वर्ण, वो भी पिछड़े हुए हैं। जी तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि जाऊं, मैं इनको रास्ता बताऊं। और वायदे मैंने ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा वायदे नहीं किया। मैंने इनको यही कहा था कि मैं विकास के कार्य के लिए हर टाइम हर वक्त संघर्ष करूंगा, कोशिश करूंगा। और रूलिंग पार्टी से जो भी वित्तीय उपयोग हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा एजेंडा था इसमें आने के लिए। जी तो कटारा जी, अब आगे मतलब कांग्रेस ने आपको टिकट दिया विश्वास करके और यहाँ की जनता ने मान सम्मान। कितनी पंचायतें आती हैं आपके अंडर में जिला परिषद के अंदर? जिला परिषद में मेरे 15 पंचायतें। जी 15 पंचायतें। लेकिन इन 15 पंचायतों को के अलावा जी मैंने मानस बनाया है कि विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ जी के पूरे विकास की कोशिश करूँगा। कारण ये है कि कुशलगढ़ में जो 3 महिलाएं हमारी है जिला परिषद, जी वो थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम पढ़ी लिखी। वहाँ क्योंकि मीटिंग में हमारा परिचय हुआ था, वहाँ तो वो कुछ नहीं। मेरे को कुशलगढ़ भी देखना है और सज्जनगढ़ भी देखना है। कुल मिला के विकास एजेंडा ये मानते हैं कि अब जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने मान सम्मान दिया, विकास का एजेंडा लेके चल रहे हैं। मुख्य क्या समस्या अपने 17 पंचायतों की बात करें? भाई, एक तो फर्स्ट समस्या तो ये है सर कि यहाँ पे सूखा एरिया है। जी नॉन कमांड बेल्ट। दूसरी बात, हमारे नेता जरूर कोशिश कर रहे हैं कि माही का पानी यहाँ लाया जाए, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली। तो मेरा भी इनसे यही कहना है, सबसे यही कहना है, सरकार से भी निवेदन करना है कि हमें कुशलगढ़ सज्जनगढ़ को माही का पानी दिया जाए सिंचित के रूप में, ताकि हमारा ये एरिया थोड़ा
हरा भरा हो जाए, बिल्कुल किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ। हाँ उसका लाभ मिल जाए। दूसरी बात यहाँ पे एक फसल होती है जी जी तो हमारे बहुत सारे एसटी के भाई गुजरात चले जाते हैं, कहीं और जाते हैं। अगर ये सिंचाई का क्षेत्र हो जाए तो हमारे किसान भाइयों की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और पलायन जो कर रहे हैं लोग वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल पलायन भी रुकेगा और ये जो यहाँ के किसान हैं वो सक्षम होंगे। हाँ सक्षम होंगे सर। तो बाहर पलायन भी नहीं करना, एक पलायन रुकेगा सबसे बड़ी शिक्षा की ओर भी, क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद में सभी जो दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, जहाँ तक हमारा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दूसरी बात ये कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं यही चाहता हूँ कि हमारे उस समय की बात है और आज की बात मैं एक उदाहरण दे दूँ कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय यहाँ पे मिडिल स्कूल थी तांबेसरा, जी जी वहाँ मिडिल स्कूल थी और उस समय 11वीं कक्षा थी तो कुशलगढ़ में 10वीं थी। तो वहाँ तक यहाँ से मैं पैदल चल करके वहाँ जाता था और 7 बजे की स्कूल अटेंड करता था। बिल्कुल काफी स्ट्रगल किया आपने बहुत उस टाइम। किया। 1975 में आप उस टाइम सर्विस मांगे तो हम क्या कल्पना करें, उस टाइम तो सुविधा ही नहीं थी, खाली एक कोरी कल्पना थी कि क्या होगा भविष्य क्या नहीं। बिल्कुल सही बात है। और अब हमारा ये है कि अभी आज की पोजीशन में कि हमारे एसटी के भाई कोई डॉक्टर बन रहा है, जी कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई अच्छी पोस्टों पे जा रहा है, अच्छे नेता बन रहे हैं। और मुझे इन युवाओं को यही रास्ता बताना है कि आपने को गलत रास्ते पे नहीं चल करके इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना है। जब हमारे यहाँ बाहर से कोई IAS और RS बन के आते हैं तो हम जी करते हैं, अगर हम क्यों नहीं बने, हम भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि और आज पहले भी मैं कहता था और आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा कि हमारे ये भाइयों को मैं रास्ता बताऊं और उस रास्ते पे वो चले और शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन करें। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, युवा वर्तमान की बेरोजगार भी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर तरफ से पिछड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे युवा? भाई देखो कई कारण है इसके। जी। युवा नशे की ओर जा रहा है, युवा कहीं और जा रहा है, किसी और रास्ते पे जा रहा है। सबसे सही बात बड़ी मतलब ये कमी है कि इनको रोजगार नहीं मिल रहा। जी जी उनको अगर किसी लाइन में वो लग जाए तो दूसरी फितूर की जो बातें हैं उस वो दिमाग से निकल जाएगी और वो उस रास्ते पे वो चल रहे हैं। लेकिन अभी उनके पास में क्या करना या क्या नहीं करना ये खाली कल्पना है। उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं है कि अभी हमारे सामने मेरे को ये करना है वो करना, क्योंकि बेरोजगार कई लड़कियों ने B.Ed कर रखी है, STC कर रखे हैं, MA कर रखी है, कई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लग नहीं पा रहे हैं। तो मतलब ऐसा हो जाए कि उनको कहीं कहीं लाइन पे लग जाए तो ये सब लगते हैं जो है ना वो छूट सकती है। वर्तमान सरकार की बात करते हैं अपन, तो यहाँ जैसे देखा जाए तो प्रधान कांग्रेस से है, जो अपने रमीला जी खड़िया विधायक हैं वो भी कांग्रेस से इनका गठबंधन है और प्रमुख भी कांग्रेस से। क्या कहना चाहेंगे? सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, क्या आशा और विश्वास रखते हैं? बस सरकार की कड़ी देखो, यहाँ पंच से लेकर के पंच, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख और MLA ये सब हमारे हैं। मतलब इस रूलिंग सरकार पे लगे हुए हैं और मतलब ये सरकार जो है वर्तमान सरकार है ना बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन कुछ केंद्र सरकार की वजह से कहीं मतलब कुछ परिस्थितियाँ खराब हो रही है। कारण ये है जैसे अभी नरेगा का काम चल रहा है और केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो बहुत कम आ रहा राजस्थान में। जी जी वो नहीं आ रहा। दूसरी बात यहाँ एक अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का जी, उसमें भी मतलब जो 3 बातें हुई है जी, जी। वो मैं पसंद करता हूँ। उसमें कोई किसान अगर किसानों के हित की बात होती तो किसान ये ऐसा नहीं करते, लेकिन उनके हित की बात नहीं है। और वर्तमान सरकार यहाँ से हमारे रमीला खड़िया हो चाहे मालविया जी हो, मंत्री महोदय हमारे यहाँ से हैं, बामने जी है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और अशोक जी से हम सब कुछ बिल्कुल उनसे तालमेल मिला बैठा हुआ है। जी जी। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र को लेके? बस क्षेत्र को लेकर तो बस ये यहाँ का क्षेत्र पिछड़ा है लोगों के लिए, तो उसकी इनको आगे बढ़ाने की ही बात हम करेंगे। बस उनको कैसे किसको यहाँ का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, सरकार से कितना क्या लिया जाए और सरकार से निवेदन किया जाए कि भाई यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों के अनुसार यहाँ की व्यवस्था करो तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कांग्रेस की बात करते हैं तो अपने विशेष तौर से बांसवाड़े गुटबाजी नजर आती है। आप जैसे कार्यकर्ताओं को नहीं झेलना पड़ता? भाई ऐसा है साहब, ऐसा मैं उस गुटबाजी में देखो कोई भी पार्टी होती कुछ
कुछ तो छोटे मोटे विचार नहीं मिलते, लेकिन पार्टी टूटती नहीं। यहाँ ये बहुत बड़ी पार्टी है। और गुटबाजी, खैर वो एक अलग बात है। ऐसा गुटबाजी यहाँ नहीं, गुटबाजी नहीं, खाली विचारों के थोड़ा तालमेल नहीं। तो आप जैसे आप बात कर रहे हैं और मुझे पसंद नहीं आई तो फिर मैं दूसरी बात करूँगा, है ना। तो ये मुद्दा हो जाता है कि गुटबाजी है, लेकिन यहाँ पे गुटबाजी नहीं है, बढ़िया मिल मिल के काम हो रहा है। वर्तमान में जिस प्रकार से भारतीय ट्राइबल पार्टी उभर के आ रही है, क्या मानते हो भविष्य? आप तो काफी अनुभव रखते हैं, जिस प्रकार से अर्थूना के अंदर प्रधान बना है, क्या आशा और विश्वास रखते हैं? देखो सर, भविष्य क्या है? भविष्य देखो, स्वतंत्र भारत है, कोई भी पार्टी बना सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्राइबल पार्टी बनाई जा रही है, ये इसका भविष्य नहीं है। भविष्य नहीं, इनकी नीतियाँ क्या, मुझे तो उनकी भारतीय ट्राइबल पार्टी वाले जो मांग करें, 5वीं अनुसूची की मांग करें, आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या मानते हो, सही है या गलत? नहीं, 5वीं अनुसूची जो है उसको कितने लोगों ने पढ़ा है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ, और किन किन लोगों ने भी ये जो सब साथ में चल रहे हैं, क्या उनको सब पता है 5वीं अनुसूची में क्या है? मैं कह रहा हूँ कि कहीं किसी को पता नहीं। वो तो खाली एक साथी कह देता चलो अपन यूँ चलते हैं, चलो यूँ चलते हैं, क्योंकि हम इतने हमारे साथी एसटी के इतने शिक्षित नहीं। और यहाँ वो कह रहे हैं कि आदिवासी की पार्टी अरे भाई, जो बाकी है वो कौन है? लोग कहते हैं समाज की पार्टी। वो तो उनका सब आदिवासी है ना। सब आदिवासी। तो आदिवासी ही भाई, अलग से आदिवासी होगा तो फिर कहाँ से पार्टी उभरेगी और कैसे क्या होगा? अच्छा, अगर पार्टी बन भी गई, क्या कितने आदमी वहाँ एक सरकार बनाने के लिए 200 MLA है ना, कहाँ है हमारे पास इस पार्टी के पास में, या कहाँ से 200 MLA, जबकि 101 MLA चाहिए हमारा प्रमुख बिठाने के लिए, है ना। और फिर कोई संविधान में संशोधन करना है, ये वो करना है, ये करना है, क्या हमारे 2/3 बहुमत है? नहीं। तो नहीं, ये पार्टी सक्सेस नहीं हो सकती है। इसकी नीतियाँ ही, मतलब अभी तो क्या है क्या नहीं ये मुझे समझ में नहीं आ रही, और नीतियाँ ही कुछ जो सुनने में आ रही, नीतियाँ देखने में आ रही, वो नीतियाँ गलत। तो जिस प्रकार से वर्तमान में कोविड-19 महामारी चल रही है, एक तरफ आपने प्रचार प्रसार किया, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए इसके लिए? भाई, एक तो देखो, सरकार की गाइडलाइन है, उस आधार पे चलना है। दूसरी बात, हमने प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन उस पूरी लाइन को ध्यान में रखते हुए और ये सब काम किया। और आगे अभी तो अब वैक्सीन आ गई है, इसका प्रकोप कम हो गया है अभी तो। और मतलब फिर भी मैं तो यही कहता हूँ, अभी आप मेरे जब मास्क पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ा है तो अभी हालात खैर, हाँ, अभी थोड़ा कम हुए हैं। तो ये अब इसमें वैक्सीन आ गई है, अब ये धीरे धीरे काबू में आ जाएगा। और हम जब तक काबू में नहीं आए, तब तक हम लोगों को रास्ता बताते रहेंगे, कहते रहेंगे कि भाई अपने को इन परिस्थितियों में ऐसी जगह पे अपने को इन नियमों का पालन करना है। ये सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार ही चलना है। और हमारे अशोक मुख्यमंत्री महोदय जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस संबंध में, और कई उदाहरण दिए, कई राज्यों ने मतलब अनुकरण किया। बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बढ़िया काम किया। कोरोना की जंग के अंदर अपने 1 नंबर पे आए थे। हाँ, 1 नंबर पे रहे थे। तो ये तो किसी के दिमाग की बात थी ना, हर कोई आदमी कर नहीं सकता था। जो हमारा तो मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बढ़िया काम किया। क्षेत्र के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? 2 शब्द करता हूँ बिल्कुल। हाँ, तो यह थी हमारी खास मुलाकात जिला परिषद से, जो यहाँ से बने हैं, वार्ड से बने हैं। बने रहिए आप न्यूज़ के साथ, खास बातचीत होती रहेगी। सर धन्यवाद। थैंक यू।